सभी को प्रणाम। आत्मवंदन। वेरी डिवाइन इवनिंग टू एवरीवन। क्षमा चाहूंगी थोड़ा सा डिले के लिए। थोड़ा सा नेटवर्क में इशू है। हो सकता है बीच में भी रुकावट आपको हो तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर वॉइस में कोई भी बीच में प्रॉब्लम आएगी, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन reconnect it with another network। तो चलिए, आज हम माइंड बैलेंसिंग पर बात करेंगे। माइंड बैलेंसिंग। वॉइस क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है? कुछ भी बीच में अगर वॉइस का इशू होगा तो यू कैन जस्ट टेल मी। ओके। आज हम माइंड बैलेंसिंग पर बात करेंगे। माइंड बैलेंसिंग, सबसे पहले तो हम टॉपिक को थोड़ा सा मैं ब्रेक डाउन करती हूँ। टॉपिक 360 डिग्री मेडिटेशन, यानी 360 डिग्री माइंड बैलेंसिंग की हम बात कर रहे हैं। जब मैं 360 डिग्री कह रही हूँ तो 360 डिग्री में हम माइंड, बॉडी एंड सोल की तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आज हम बात कर रहे हैं 360 डिग्री का मतलब होता है एक कंप्लीट सर्कल, द कंप्लीट साइकिल। उसी को हम 360 डिग्री कहते हैं। तो आज इस 360 डिग्री का मतलब क्या है, मेडिटेशन में जो हम करने वाले हैं उसको मैं क्लियर कर रही हूँ आज कि हम व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू इन द मेडिटेशन। 360 डिग्री मेडिटेशन का मतलब होता है कि हम अपनी बॉडी के बाहर भी और अंदर भी, द कंप्लीट साइकिल ऑफ इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, वी आर गोइंग टू बैलेंस इट। एक तरह से हम अपने किन चीजों को देखने वाले हैं वो अभी धीरे धीरे और अनफोल्ड होता जाएगा। अब जब हम माइंड बैलेंसिंग की बात करें, माइंड को पहले समझ लेते हैं। हम आज तक नॉर्मली जैसे बात करते आए हैं ना कि अपना माइंड यूज करना चाहिए, और जब हम ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन का मतलब होता है हमारा जो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी है ना। फिजिकल कंपोनेंट मतलब हमको पता है कि ब्रेन यहाँ पर है, लेकिन जब हम उस ब्रेन से काम लेना शुरू कर देते हैं, व्हेन द ब्रेन स्टार्ट्स टेकिंग डिसीजंस, जब दिमाग से डिसीजन लेना, निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, दिमाग से सोच समझ कर कुछ भी काम करना शुरू कर देते हैं, जब ये ब्रेन वर्क करना शुरू कर देता है, निर्णय लेना, समझदारी, ये सारी चीजें जब हम बात करते हैं तो हम ब्रेन ना कहकर उसको माइंड कह देते हैं ना। यानी जिस तरह से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, उसी तरह से माइंड होता है जब हम उस ब्रेन से काम लेना शुरू कर दें, जब वो थॉटफुल है, जब वो माइंडफुल है। अब इस माइंडफुलनेस के साथ साथ जब ब्रेन की पैराफिजिकल चीजों को हम जोड़ना शुरू करते हैं, पैराफिजिकल, जब ना सिर्फ वो फिजिकल पार्ट पर बल्कि अपनी सोच समझ, अपनी सोचने समझने की क्षमता को भी जोड़ने लगता है। इसको और धीरे से अभी आपको और क्लैरिटी होने लगेगी जैसे जैसे मैं आगे उसके सब पार्ट्स को क्लियर करूंगी। अब दूसरी चीज, बैलेंसिंग की हम बात कर रहे हैं। तो आज किस तरह की बैलेंसिंग की हम बात कर रहे हैं? बैलेंसिंग, जब हम फोकस करते हैं अपनी ड्युअलिटी पर। ड्युअलिटी, अब अपनी ड्युअलिटी का मतलब क्या है? ड्युअलिटी मीन्स द इंट्रिंसिक एंड द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी हम ध्यान में बात करते हैं अपने अंतः जगत की यात्रा, है ना, बाह्य जगत की यात्रा। ये जो अंतः और बाह्य जगत की हम बात करते हैं, आज इसको हम ड्युअलिटी कह रहे हैं आज की मेडिटेशन में। और एक होता है दृश्यम और एक होता है अदृश्यम शरीर, यानी जिसको हम देख रहे हैं और जिसको हम नहीं देख पा रहे, द इनर बॉडी ऑल्सो। अब इनर बॉडी धीरे धीरे और चीजें और अनफोल्ड होंगी जब हम अपने आज 360 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने बाह्य जगत से, यानी द एक्सट्रिंसिक पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसको आज हम बहुत गहराई से समझने भी वाले हैं और ध्यान में आपको और ज्यादा इसकी क्लैरिटी होती जाएगी। सबसे पहले आज की ये जो मेडिटेशन है, इसका फायदा क्या होने वाला है? जब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं और बहुत ज्यादा कहीं आउटर इनर वर्ल्ड के साथ कुछ तालमेल नहीं बैठ पाता, ये हमारे एक चाहे वो फैमिली इश्यूज कहिए, चाहे हम जितने भी बाहर के इश्यूज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कोई भी एनी इश्यूज ऑफ द वर्ल्ड, कोई भी जो भी बाहर से जुड़े इश्यूज हैं, किसी के साथ एडजस्टमेंट है, अपनी सेहत को लेकर कुछ है, तो वो इंट्रिंसिक एंड आउटर एक्सट्रिंसिक, हम आज दोनों की बात करने वाले हैं। अब बॉडी के बाहर की बात जब हम शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपने ऑरा की।
हम कहते हैं ना कि ऑरा को क्लेंस करना है, ऑरा को पॉजिटिव करना है। ये जो ऑरा क्लेंजिंग की बात की जाती है, ऑरा एग्जैक्टली व्हाट इज दैट ऑरा? ऑरा है आपकी इनर रिफ्लेक्शन ही है एक तरह से। आप कितना अंदर से क्लेंस है वो आपका ऑरा से पता चलता है। और अगर ऐसे नेचुरल, क्योंकि ऑरा दिखता तो नहीं है ना, आंखों से तो नहीं दिखता ऑरा, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे आपका आसपास के लोगों में कितना प्रभाव है। प्रभाव मतलब ये नहीं है कि हम कितने इन्फ्लुएंशियल हैं, प्रभाव का मतलब हमारे फाइनेंशियल स्टेटस से नहीं है, प्रभाव का मतलब हमारी किसी डेजिग्नेशन से नहीं है, प्रभाव का मतलब किसी भी चीज से नहीं जुड़ा, बल्कि आपका अस्तित्व कैसा है। हमारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारा एक ऑरा होता है। यानी आप जहां कहीं बैठे हैं, आसपास के लोगों पर आपका प्रभाव कैसा होता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास कुछ हो या ना हो, वो चाहे साइलेंटली भी बैठे होंगे तो भी उनसे बात करते हुए आपको 10 बार पहले सोचते हैं, करें ना करें। और कहीं ना कहीं एक सेफ्टी सिक्योरिटी फील होती है। जिनका ऑरा पॉजिटिव होता है उनके आसपास बैठकर भी बहुत सेफ फील होता है। दूसरा, उनके आसपास भी जब हम रहते हैं तो अंदर से ऐसा सपोर्ट फील होगा कि नहीं नहीं सब ठीक है। चाहे वो व्यक्ति आपसे बात भी नहीं कर रहा है, कुछ भी लेना देना कुछ भी नहीं है, जान पहचान कुछ नहीं, बट स्टिल यू विल बी फीलिंग सिक्योर विद दैट पर्सन, यू विल बी फीलिंग अ पॉजिटिव वाइब्रेशन विद दैट पर्सन। अब ये जो ऑरा की हम बात करते हैं, ऑरा किस पर निर्भर है? हमारे चक्रास पर। यानी फिर से अंदर से भी जुड़ा ये चीज है। बेशक हम ऑरा को बाहर देखते हैं, किरलिन फोटोग्राफी से हमारा ऑरा टेस्टिंग हम करवाते हैं। ये जो ऑरा है हमारे चक्रास की रिफ्लेक्शन दिखाता है। यानी कौन सा चक्र एक्टिव है, कहीं कौन से चक्र को किसी क्लेंजिंग की जरूरत है, किस चक्र में कहीं ब्लॉकेज नजर आ रही है, तो वो हमारे ऑरा से हम देख पाते हैं। उसी तरह से ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं जब हम माइंडफुल रहते हैं, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं मेडिटेटिव टेक्निक से, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं जब हम बैलेंस में रहते हैं। बैलेंस कैसे? अपने आप को संतुलन में रखते हैं, अपने इमोशंस को संतुलन रखना, अपने हर हर चीज में, हर स्थिति में अपने आप को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली संतुलन में रखना, चाहे जीवन की कैसी भी परिस्थितियां हो। बट इफ वी आर एबल टू मैनेज आवरसेल्फ, अपने आप को हम मैनेज कर पाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाते हैं। तो ये तो था हमारा पहला एस्पेक्ट। अब जैसे जैसे ऑरा स्ट्रांग होगा, ऑरा के स्ट्रांग होने से एक बहुत, ये हमारे दूसरे एस्पेक्ट पर हम आ रहे हैं। अब चाहे तो अपने से जो लोग नोट्स बनाते हैं लिख सकते हैं। फर्स्ट वाज द बॉडी, जिसमें हमने बॉडी में सबसे पहले एक्सट्रिंसिक की जब बात की थी तो हम ऑरा की बात कर रहे थे। अब जब ऑरा स्ट्रांग होता है ना, ये मेडिटेटिव टेक्निक से, आपके माइंडफुलनेस से, पॉजिटिव थिंकिंग से, एफर्मेशन से, तो धीरे धीरे एक चीज हमारी बॉडी में और बढ़ने लगती है, एंड दैट इज द वाइब्रेशंस। स्पंदन हमारे शरीर के बढ़ने लगते हैं। वाइब्रेशन बढ़ने का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि हमारे वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं तो हमारे आसपास जो लोग बैठे हैं उनको कुछ तरंगे फील होंगी, या उनको कुछ हमसे कुछ अलग से वाइब्रेट होता हुआ नजर आएगा, ऐसा नहीं। वाइब्रेशन स्ट्रांग होने का मतलब है, सबसे पहले वाइब्रेशंस हमारी स्ट्रांग हुई तो कैसे पता चलेगा? इंट्यूटिव पावर्स बढ़ने लगेंगी, पहले से ही चीजों का आभास होने लगेगा। उसके अलावा ये जो रेकी में हम करते हैं, रेकी में हम क्या करते हैं? हम वाइब्रेशंस पर हर चीज को देखते हैं। वी कॉल द वाइब्रेशंस इन द हैंड्स, वी कॉल द वाइब्रेशन, वी सेंड द वाइब्रेशंस। जब हम एक चीज करते हैं ना कि हम वो सभी को ब्लेस कर रहे हैं, तो क्या करते हैं? हम ब्लेसिंग्स देते हैं, या किसी को क्षमा भाव दे रहे हैं, या किसी को भी हीलिंग दे रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हैं जब हम दूसरों को वाइब्रेशन सेंड करें। और हम खुद के लिए भी यही बात करते हैं कि अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना है। वी हैव टू रेज द वाइब्रेशंस। जितनी वाइब्रेशंस हमारी रेज होती हैं, जितनी हाई वाइब्रेशंस हमारी होती हैं, उतने हम पॉजिटिव रहते हैं, उतना हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। और वाइब्रेशन स्ट्रांग होने का एक और चीज होती है जब हम हिप्नोटिज्म की बात करते हैं। यहाँ पर हिप्नोटिज्म का मतलब वशीकरण नहीं लेंगे, उसको डू नॉट टेक इट इन अ नेगेटिव सेंस। हिप्नोटिज्म का मतलब होता है जब हम मान लीजिए काउंसलिंग कर रहे हैं या हीलिंग कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से केसेस में, कि काउंसलिंग करते समय आप कुछ भी समझाएंगे तो दूसरा शायद समझने की कंडीशन में ही नहीं होता, और सबसे पहले दूसरा कभी कभी सुनने की मूड में ही नहीं होता है। तो उस कंडीशन तक उसको लाते हुए कि वो आपके काउंसलिंग पार्ट को एक्सेप्ट करे,
दूसरा आपकी बातों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। काउंसलिंग का पार्ट तो तभी शुरू होगा जब वो आपकी बातें सुनेगा, आप पर ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो वहां तक का जो सफर है वो हमारी इस वाइब्रेशन, इसीलिए साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों को साथ साथ में चलाना बहुत जरूरी होता है। जब हम अपनी वाइब्रेशंस को रेज करते हैं तो हम दूसरे को कन्विंस कर पाते हैं अपनी बातों से, अपनी मेडिटेटिव टेक्निक से, अपनी हीलिंग से। हम दूसरे को हील तब कर पाते हैं जब हमारी खुद की वाइब्रेशन स्ट्रांग होती है। उसके अलावा ये वाइब्रेशन स्ट्रांग होने का एक और बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट जो होता है वो होता है हमारी फोकस, हमारी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपने हिस्ट्री के बारे में, आप में से बहुत से लोग नॉलेज रखते होंगे, लाला हरदयाल की बात, स्टोरी अगर सुनी होगी, ऑटोबायोग्राफी अगर सुनी होगी, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, में हिस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी बिकॉज मैं खुद भी उसमें बहुत, मेरी पकड़ नहीं है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो लाला हरदयाल ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो उन्होंने, जब वो बाय एयर ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने एक बुक पढ़ी थी, और उस बुक को उन्होंने बस बाय एयर पढ़ा था, फर्स्ट टाइम पढ़ा था, बस उतना ही, जब लास्ट पेज तक जितना बाय एयर वो ट्रैवल कर रहे थे उतना जितना वो पढ़ पाए। और जब वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठे उस समय उनसे जब बोला गया कि हाँ जी अब आप बताइए, तो ही रिमेम्बर्ड एवरी वर्ड, एवरी पेज, एवरी टाइटल ऑफ द बुक। तो उनका पहला सवाल ये था कि बुक को आगे से सुनाऊं या पीछे से सुनाऊं, यानी ही रिमेम्बर्ड द बुक विद द पेजेस, कि उस पेज में ये लिखा है, इस पेज में ये लिखा, उस टाइटल के अंदर ये लिखा है, उस टाइटल। जस्ट कितना सा एयर ट्रैवल उन्होंने करा होगा, मुझे लगता है 1 घंटा 2 घंटा। अगर हम भी किसी बुक को पढ़ते हैं 1-2 घंटे में बुक को जज़ब करने में भी समय लगता है ना। तो इसलिए जब हमारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं तो हमारी फोकस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम चीजों को बिल्कुल इम्प्रिंट कर पाते हैं अपने माइंड में। आज अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं ना, जैसे अगर मैं खुद की बात करूं, अगर कोई भी बुक हम पढ़ते हैं, उस बुक के छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं, छोटे छोटे हेडिंग्स लिख लेते हैं कि इस हेडिंग में ये मैंने पढ़ा, तो हम उसको इलेबोरेट कर पाते हैं। अदरवाइज अगर हेडिंग ना लिखें तो बुक में बहुत कुछ होता है, आधी से ज्यादा चीजें तो मिस हो जाती हैं। इसलिए अभी आज भी हम हेडिंग्स बनाते हैं, पर जिनकी वाइब्रेशंस जैसे जैसे हाई होने लगती हैं तो आपको शायद कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक्सटेम्पोर बहुत बहुत कुछ, शायद हूबहू बुक का वर्ड बाय वर्ड बोल पाते हैं। और उसी तरह से जब ये वाइब्रेशंस हमारी रेज होने लगती है, उससे तीसरी चीज हमारी क्या होती है, वाइब्रेशंस रेज होने से हमारी बॉडी में, अब अगर मैं कहूँ कि लाइट बढ़ने लगती है, तो लाइट का मतलब हमारे चेहरे का ग्लो, जिसको हम तेज या ओजस का नाम देते हैं। जब हमारी ऑरा क्लेंस होता है, हमारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, तो हमारी चेहरे का ग्लो, हमारे चेहरे का एक अलग सा, आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं, भगवान बुद्ध को हम देखते हैं या किसी भी भगवान जी की, जब हम पिक्चर देखते हैं, उनको देखते हैं, तो उनके सर के पीछे आपने देखा होगा एक अलग सा एक लाइट दिखाई देती है हमको। ये उसी लाइट की बात हो रही है। ये लाइट जब हमारा ऑरा का एक आउटकम कह लीजिए, जब एक स्ट्रॉन्ग ऑरा हमारा होता है, वाइब्रेशंस हाई होती हैं, तो जिनका ऑरा जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उनकी, जैसे हम कहते हैं ना अपने आसपास, अभी तो हो सकता है अगर ऑरा इतना ज्यादा बढ़ा नहीं है, इतना विस्तृत नहीं है, इतना एक्सपैंड नहीं है, तो हम शायद जिस कमरे में बैठे होंगे उस कमरे में थोड़ा पॉजिटिविटी, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जहाँ कहीं बैठते हैं जिनका ऑरा बहुत बहुत पॉजिटिव होगा, आसपास में लोग चाहे कितने ही दुखी होंगे, उनके बैठते ही खुशी महसूस करेंगे, है ना। और वैसे ही जब हम और ज्यादा मेडिटेशन में जाते हैं और इन टेक्निक्स के साथ जुड़ते हैं, अपने जीवन में अध्यात्म की ओर जब जाते हैं, तो जैसे जैसे भगवान बुद्ध की बात कही, गुरु नानक देव जी की बात कही, ये ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे संत रहे हैं कि जहां से ये गुजरते भी थे ना, इनका ऑरा इतना एक्सपैंड था, इतना बड़ा इनका ऑरा था कि उस शहर में भी पॉजिटिविटी फील होती थी, एक कमरा तो छोड़िए, इतना इनका, इतना विस्तृत ऑरा था, आभामंडल था, कि जहां से ये गुजरते थे उस पूरे शहर में पॉजिटिविटी फील होने लग जाती थी। आज आप देखिए, मंदिर जाते हैं, मंदिर में चाहे आप शायद सबसे पीछे खड़े होंगे, लेकिन फिर भी बहुत शांति सी फील होती है। क्यों? क्योंकि उस जगह का ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, उस स्थान का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है, वाइब्रेशंस इतनी हाई होती है कि हमको खुद ब खुद अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आधे दुख खत्म हो गए। और कभी कभी तो मंदिर जाते ही ये भूल जाते हैं कि भगवान जी से क्या बोलने के लिए आए थे, क्योंकि अंदर जाते ही सारे दुख खत्म हो जाते हैं
ना? क्यों? उसका रीजन है क्योंकि ऑरा वहां का बहुत स्ट्रांग है, वहां की वाइब्रेशंस बहुत रेज है, और उसी वजह से जब आप मंदिर में कभी बैठते हैं, आंख बंद करेंगे तो बहुत जल्दी आप ध्यान में उतरने लगते हैं। आप महसूस करने लगते हैं जैसे उस स्थान पर आंखें बंद करते ही आपको एक अलग सी रोशनी नजर आने लगती है। यू कैन फील दैट लाइट ऑल्सो, है ना? तो ये सारी चीजें हमारी एक्सट्रिंसिक बॉडी की चीजें हैं, हमारी बाह्य जगत की चीजें हैं, जब हम ध्यान के साथ आज 360 डिग्री पर इनको देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ हम एक एस्ट्रल ट्रैवल की बात करते हैं बहुत बार, है ना, या पीएलआर की बात करते हैं। ये सारी चीजें हम बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिवली कैसे देख पाते हैं? जब हमारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं तो हम सूक्ष्म रूप में अपने शरीर को देख पाते हैं। चाहे आप फिजिकली अभी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ध्यान में आप किसी भी स्थान पर जहां पर भी जैसे एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं या पास्ट लाइफ कर रहे हैं, तो आप बहुत इजीली एंड विद अ वेरी वेरी क्लैरिटी, ये जो क्लैरिटी में क्यों कह रही हूँ, जितना हमारा वाइब्रेशन स्ट्रांग होता है ना, हम पीएलआर या कोई भी किसी भी सूक्ष्म यात्रा में जब हम जाते हैं उतना ज्यादा हम क्लैरिटी से देख पाते हैं। जितना, मान लीजिए हम पीएलआर करवाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ना पीएलआर करवाना है। पीएलआर, आई मस्ट से दैट पीएलआर करवाना आसान तो बहुत है, लेकिन अगर आप वास्तव में पीएलआर कराना चाहते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी अगर करवाना चाहते हैं, तो उससे पहले मेरा खुद का पर्सनल ऐसा सजेशन रहता है कि आप काफी दिन तक पहले मेडिटेशन करें, एटलीस्ट 3 months ऑफ मेडिटेशन, सो दैट, क्यों, उसका कारण क्या है? जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा वाइब्रेशंस रेज होती है, अपने अंदर का ऑरा स्ट्रांग होता है, वाइब्रेशंस रेज होती है, और उसकी वजह से आप बहुत क्लैरिटी से चीजों को देख पाते हैं। अगर हम मेडिटेशन से नहीं जुड़े, ध्यान नहीं करते, रेगुलर मेडिटेशन नहीं करते, तो आप इतना क्लैरिटी से नहीं देख पाते हैं चीजों को। इतना पैसा भी लगाते हैं, इतना कुछ लगाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, इतना एफर्ट लगाते हैं, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं हो पाती। आज हो सकता है कुछ समय के लिए रिलीफ मिल भी जाए, लेकिन वो रिलीफ परमानेंट नहीं मिल पाता। कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि फिर से वहीं के वहीं, तो वो चीजें हमें कहीं ना कहीं पूरा इफेक्ट नहीं दे पाती। अब अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे हम अपनी आउटर या एक्सट्रिंसिक बॉडी की। अब चलते हैं अपनी अंतः जगत को, हम जिसमें मेडिटेशन में कहते हैं ना अंतः जगत की यात्रा, शुरू करते हैं। जिसको हम जानते हैं, जिसके साथ हम हमारी फेमिलियरिटी बहुत ज्यादा है, वो है हमारा माइंड, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो हर समय चल रहा है, हर समय हमें गाइड कर रहा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। कॉन्शियस माइंड जो हमें हर डिसीजन को लेने में सहायता करता है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे जाना है, मुझे नहीं जाना। वॉट एवर डिसीजन वी आर टेकिंग टूडे, दैट इज विद द कॉन्शियस माइंड। समझदारी, हम कहते हैं वो व्यक्ति बहुत समझदार है, उम्र छोटी है लेकिन समझदारी बहुत है। कैसे? वो कॉन्शियस माइंड तो है, लेकिन अभी धीरे धीरे माइंड के और लेवल्स पर हम जाएंगे, जब हम विश्लेषण कर पाते हैं। विश्लेषण मीन्स व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज नॉट गुड फॉर मी। क्या जीवन में अपने एथिक्स को पहचान पाते हैं, हाँ ये मेरे लिए सही है, ये जिसको हम कहते हैं ना, एक बहुत बार आपने सुना होगा या फील किया होगा कि मेरे एथिक्स में ये नहीं है, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। बहुत बार लोग बहुत कुछ करने के लिए कह देते हैं कि यहाँ पर साइन कर दो, कोई बात नहीं, इतना सा तो गलत है, कोई बात नहीं, ऐसे कर दो। लेकिन अंदर से इनर कॉन्शियस कुछ चीजों के लिए मना कर देती है, नहीं, दिस आई कैन नॉट डू। तो वो जो अंदर से चीज मना करती है वो क्या है? अब हम धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हैं। अभी कॉन्शियस माइंड को तो हम अच्छे से जान गए, अब है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड वो चीज है जिसको हम साधारण भाषा में कहें तो इट इज अ स्टोर हाउस टिल डेट, अभी तक का स्टोर हाउस, इस जन्म का भी, इससे पिछले का भी, उससे पिछले का भी, और जितने भी जन्म हमने लिए हैं उन सभी जन्मों का जो भी लेखा जोखा है, वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। और अगर तो हम रूटीन में ध्यान करते हैं, सबकॉन्शियस तक जाने की कोशिश करते हैं, तो हम उस सबकॉन्शियस से क्लीन कर पाते हैं जिन चीजों को अब रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग ऐसा फील करते हैं कि मैम हर समय मैं डरती हूँ, जबकि कोई डर की स्थिति नहीं है। फैमिली अच्छी है, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अंदर से बहुत डरती हूँ। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो डर बैठ चुका है, एक फियर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, यानी पास्ट के कुछ रेफरेंसेस हमारे उस सबकॉन्शियस माइंड ने रख लिए। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड एक तरह से हमारा अवचेतन मन जिसको हम कहते हैं, वो एक
सारी की सारी स्टोर हाउस उसने अपने अंदर रखा है ना। तो उस सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग भी हर दिन करनी जरूरी है, कि हर दिन में, आज के दिन मैंने अपने इस ब्रेन में क्या कुछ इनटेक लिया है, क्या कुछ मैंने बाहर की चीजों से अपने ब्रेन में लिया है। उसमें से जो चीजें मेरे लिए ग्रोथ के लिए अच्छी है उनको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और जो चीजें कहीं मेरी ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, आई कंप्लीटली डिलीट दोज थिंग्स। अब उसके बाद हमारी तीसरी चीज आती है, जैसे जैसे हम और अपने अंतः जगत की बात कर रहे हैं ना आज, तो जो तीसरी चीज है वही हमारा ध्यान में अल्टीमेट जो एक गोल रहता है, वो रहता है हमारी सोल कॉन्शियसनेस। हर ध्यान में हम सोल कॉन्शियसनेस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और आज जो हम ये 6 चीजों की बात कर रहे हैं ना, 3 एक्सट्रिंसिक की बात करी जो आउटर हमने, जिसमें ऑरा, वाइब्रेशंस और लाइट की बात की थी, उसी तरह से इनर में हमने बात की थी हमारे माइंड यानी कॉन्शियस माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की, और हमारे सोल कॉन्शियस की। सोल कॉन्शियस जिसको हम आत्मचेतन कहते हैं, जो हम कहते हैं ना कि अंदर से आवाज आ रही थी कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, मत जा, लेकिन फिर भी मैं चली गई। तो वो क्या चीज थी जो अंदर से हमको गाइड कर रही थी? दैट वाज द सबकॉन्शियस माइंड। भी हमको बहुत बार गाइड करता है क्योंकि पास्ट रेफरेंसेस बहुत होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि पहले भी ऐसा हुआ है। बहुत से लोगों को किसी भी चीज को लेकर एक टेंडेंसी होती है, जैसे कोई भी चीज, डर की टेंडेंसी, आदत, संस्कार, किसी भी स्थिति में डर बन जाना। और कुछ लोगों को संस्कार होते हैं कुछ भी हो जाए जीवन में लेकिन खुश रहना, संस्कार वैसे हैं ना। तो वैसे ही अब सोल कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस कौन डिसाइड करता है कि हम कहाँ पैदा होंगे? कौन डिसाइड करता है हमारे पेरेंट्स कौन होंगे? कौन डिसाइड करता है कि हम इस जन्म में क्या कुछ भोगने वाले हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, कब जीवन में क्या होने वाला है, ये सब कौन डिसाइड करता है? हम खुद, बीइंग अ सोल। हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कही थी ना। तो ये जो सोल है, आत्म, जब हम आत्म चेतन की बात करते हैं एक सोल लेवल पर, अभी जन्म लेने से पहले सोल खुद डिसाइड करती है कि मेरे पिछले जन्मों के ये सब पैटर्न्स रहे हैं, पिछले कुछ जन्मों से मैं इस तरह से मैंने जन्म लिया है, तो अब मुझे इस जन्म में क्या कुछ सीखना है, किन के साथ मेरे कर्म अभी भी जुड़े हैं, जिन किन के साथ है कि मैं अभी तक अपने कार्मिक डेप्थ्स को क्लियर नहीं कर पाई हूँ, और किन के साथ नहीं क्लियर कर पाई, जिनके साथ नाराजगियां बची रह गई और बीच में शरीर छोड़ दिया, तो उनके साथ वो हिसाब किताब अभी भी बाकी रह गया ना। इसीलिए कहते हैं कि हर दिन हिसाब किताब को चुकता करते जाएं, चाहे वो फाइनेंशियल हिसाब किताब है या फिर वो कर्मों का हिसाब किताब है। जिन लोगों के साथ आज भी नाराजगियां हैं, जिन लोगों के साथ कहीं किसी भी तरह का, चाहे गलती उनकी हो हमारी हो, लेकिन इस हिसाब किताब को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज होता क्या है कि वो साइकिल लगातार लगातार चलता ही रहता है। जिन लोगों से आज कहीं भाग रहे हैं वही लोग अगले जन्म में फिर से आएंगे। तो आज जब हम 360 डिग्री की बात कर रहे हैं तो हम इन सारी चीजों को साथ में लेकर चल रहे हैं। 360 डिग्री का मतलब यहाँ पर है इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर डिपेंडेंस, बाहरी और अंदर की जो चीजें हैं इनका एक दूसरे पर डिपेंडेंस। जितनी भी 6 चीजों की हमने बात की वो एक दूसरे पर निर्भर है। वही बात होती है पूर्णता की, कंप्लीटनेस की। एक भी चीज कहीं बीच में मिसिंग होती है, चाहे वो हमारा सबकॉन्शियस है, उसको कहीं क्लेंस करना भूल गए तो बाकी की चीजें भी अफेक्टेड होंगी। उसी तरह से कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी मतलब जब तक चीजों को क्लीन नहीं किया, किसी के साथ कहीं कोई विरोधाभास हुआ, अंदर आर्ग्यूमेंट किसी के साथ हुआ, अंदर वो मन में दबा कर रखा, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, उन्होंने मुझे वैसा बोला। हर दिन चीजें तो बहुत सारी बुरी लगती है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमको बहुत कुछ अच्छा भी लगता है, बहुत कुछ बुरा भी लगता है। फीलिंग, इमोशंस आना गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग है, इनका आना जरूरी भी है, इनका उभर कर आना भी जरूरी है, सरफेस पर फील करना जरूरी है। गुस्सा आना, डर लगना, ये किसी भी तरह के इमोशंस, दे आर नॉट बैड। ऐसा नहीं कि गुस्सा आता तो इट इज बैड, नो, एवरी इमोशन हैज अ मीनिंग। हर इमोशन का आना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। द ओनली थिंग विच वी हैव टू डू इज कि हर इमोशन को हमको कैसे बैलेंस करना है, मेरे लिए कब कौन सा इमोशन और कितना एक्सप्रेस करना है, कब उसे रोकना है, ये जरूरी है। और ये सारी चीजें कैसे आएंगी? जब हम 360 डिग्री खुद को अंदर से इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, कि मैं अपनी बॉडी के स्तर पर भी और अपने अंदर इनर वर्ल्ड में भी
पूरी तरह से एक बैलेंस फील कर पाऊं। धीरे धीरे आज की मेडिटेशन में हम अपनी बॉडी से टुवर्ड्स, जितना हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, जितना हम लॉजिकल माइंड नहीं लगाएंगे आज की मेडिटेशन में, बिल्कुल जस्ट लेट योर सेल्फ फ्रीली फ्लो, सो दैट आप बाहर की चीजों से धीरे 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 अपने अंदर और फिर सोल कॉन्शियसनेस को फील करने की कोशिश करेंगे। अगर ध्यान के दौरान एक सेकंड के लिए भी आप उस एनर्जी को फील कर पाए, उस वाइब्रेशन तक टच कर पाए, तो 100% यू आर गोइंग टू फील अ लॉट ऑफ पीस इनसाइड। तो चलिए, आज के ध्यान के लिए खुद को पूरी तरह से रेडी करेंगे। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान और धीरे धीरे आंखों को बंद करते हुए एक गहरी लंबी सांस अंदर भरेंगे। जस्ट गिव मी 2 minutes। इनके लिए खुद को रेडी करते हुए चेहरे पर आंखों को कोमलता से बंद कर लें। गहरी लंबी सांस अंदर धीरे धीरे सांसों को महसूस करते जाएं और बाहर जाती सांस को एक घटा भाव से देखते हैं। और सांस के साथ आपका ध्यान और गहरा और गहरा होता जा रहा है। आज अपनी सांसों के साथ पूरी तरह से एक हो जाए। हर सांस के प्रति पूर्ण कृतज्ञता का भाव।
आज ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल अपनी सांसें और इन सांसों के साथ ध्यान में आप और गहरे उतरते जा रहे हैं। एक भी सांस आपकी जागरूकता से आज छूट ना पाए। हर सांस के प्रति पूर्ण जागरूकता का भाव। धीरे धीरे आप ध्यान के अगले चरण में प्रवेश करते जाएंगे। एक भी सांस बीच में ना छोड़ें। देखते जाएं हर सांस को। आज यही सांसें आपको ध्यान की और गहरे सतह पर लेकर जा रही है। महसूस करें इन सांसों को आपकी नासिका द्वार पर आते और जाते हुए। महसूस करें सांसों को अपने पूरे मस्तिष्क में स्पर्श करते हुए। महसूस करें इन सांसों को आपके गले में, छाती में, नाभि के पास। सांसों के साथ साथ आपकी छाती, आपके पेट का ये उतार चढ़ाव महसूस करें। Feel the rise and fall of your chest and your belly. महसूस करें आज ये सांसें आपको ध्यान की और गहराई की ओर ले जा रही हैं। धीरे धीरे आप अपने अंतः जगत की इस सुंदर यात्रा में बहुत सहजता से, बहुत सरलता के साथ और गहरे उतरते जा रहे हैं। आज महसूस करें इन सांसों को आपके पूरे शरीर में प्रवाहित होती हुई। हर अंदर आती सांस आपके अंदर एक शुद्ध वायु, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर रही है। महसूस करें हर बाहर जाती सांस आपको और ज्यादा शांत करती जा रही। धीरे धीरे
सांसों के साथ महसूस करें इस अद्भुत ऊर्जा को, इस शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस करें। आज हर सांस के साथ ये ऊर्जा और बढ़ती जा रही है। हर एक सांस के साथ साथ इस ऊर्जा की गहराई को महसूस करते जाएं। और धीरे धीरे जैसे ही आप 3 से 1 तक गिनती सुनेंगे, इस ऊर्जा को महसूस करेंगे आपके सर के ठीक ऊपर। 3, 2 और 1। पूरी जागरूकता सर के ठीक ऊपर लेकर आएंगे। महसूस करें इस स्थान को, इस स्थान पर हो रही हर सूक्ष्म संवेदना को महसूस करें। Feel the vibration at the top of your head. कुछ समय इस ऊर्जा को इसी स्थान पर महसूस करते जाएं। केवल महसूस करना है। Just feel. No judgments, no thoughts. केवल महसूस करें इस सुंदर पल को। ये सूक्ष्म संवेदना, ये शक्तिशाली ऊर्जा धीरे धीरे अपने पूरे मस्तिष्क में घुमाएं। माथे के पास इस ऊर्जा को लेकर आएंगे। महसूस करें माथे पर इस दिव्य ऊर्जा को। महसूस करें आंखों में इस दिव्य ऊर्जा को। धीरे धीरे सर के दाहिने हिस्से में इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। हर एक सूक्ष्म संवेदना महसूस करते जाएं। कोई दर्द, कोई जकड़न, कोई भारीपन, कोई नमनेस, कोई टिंगलिंग सेंसेशन, जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं बस देखते जाएं। कोई जजमेंट्स नहीं, बस देखते जाएं। इस ऊर्जा को सर के पीछे लेकर आएंगे। महसूस करें सर के पिछले भाग में इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करते जाएं। जस्ट फील द एनर्जी। और धीरे धीरे सर के बाएं हिस्से में लेकर आए इस ऊर्जा को।
धीरे धीरे सर के मध्य में इस ऊर्जा को महसूस करें। सर के बिल्कुल बीच में feel this high vibration और धीरे धीरे इस दिव्य ऊर्जा को नीचे की ओर अपने गले में महसूस करें। पूरा ध्यान गले पर लेकर आएंगे। महसूस करें इस दिव्य ऊर्जा को। गले में कोई तरावट, कोई घुटन, कोई हल्कापन, कोई दर्द, कोई गर्माहट, कोई ठंडक का एहसास, वायु का कोई एहसास। जस्ट ऑब्जर्व। धीरे धीरे इस ऊर्जा को दाएं कंधे में महसूस करें। कोई कंपन, कोई गर्माहट, कोई चुभन, केवल महसूस करते जाओ और धीरे धीरे बाजू में महसूस करें इस दिव्य ऊर्जा को। बाजू की हर सूक्ष्म संवेदना को देखते जाएं। हथेलियों पर ध्यान लेकर आएं और महसूस करें इन हथेलियों पर हर एक सूक्ष्म संवेदना को। धीरे धीरे इस ऊर्जा को बाएं कंधे पर लेकर आए। बाएं कंधे की हर सूक्ष्म संवेदना को महसूस करें। महसूस करें धीरे धीरे ये ऊर्जा बाएं बाजू की ओर त्वचा की संवेदना को महसूस करें। त्वचा से स्पर्श हो रहे कपड़ों को महसूस करें, उनके स्पर्श को महसूस करें। बाएं हाथ के हथेलियों को महसूस करें, उंगलियों को महसूस करें। और धीरे धीरे इस ऊर्जा को लेकर आए अपनी छाती के पास। महसूस करें इस दिव्य ऊर्जा को अपनी छाती में। हृदय की धड़कन के साथ महसूस करें इस ऊर्जा को।
पूरी छाती की संवेदना को महसूस करें। एवरी सेंसेशन of your chest, just feel. हृदय की धड़कन को महसूस करें। धीरे धीरे इस संवेदना को महसूस करें अपने पेट पर, नाभि के आसपास। महसूस करें इस सूक्ष्म संवेदना को धीरे धीरे अपनी थाइस पर। इस ऊर्जा को महसूस करें। घुटनों में, काफ मसल्स, पाँव की एड़ियां, पाँव के तलवों को महसूस करें। इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें पाँव में, पाँव के पंजों में। आज आप अपनी ही अंदर की इस शक्तिशाली ऊर्जा को स्वयं महसूस कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे इस ऊर्जा को लेकर आए अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले स्थान पर, एट द बेस ऑफ योर स्पाइन। महसूस करें अपनी रीढ़ की हड्डी को, अपनी बैक को, कमर, पीठ। महसूस करें इस स्थान पर इस दिव्य ऊर्जा को। और धीरे धीरे इस स्थान पर ऊर्जा को केंद्रित करें। फोकस एट द बेस ऑफ योर स्पाइन। इस ऊर्जा को आज की हड्डी के सबसे निचले स्थान पर महसूस करें। महसूस करें आज इस स्थान पर स्पंदन, वाइब्रेशन। लाल रंग की ये ऊर्जा महसूस करें आपके चारों ओर। जो और ज्यादा एक्सपैंड होती जा रही है, विस्तृत होती जा रही है।
महसूस करें इस स्थान से आपके चारों ओर ये अद्भुत दिव्य ऊर्जा और विस्तृत होती जा रही है। धीरे धीरे महसूस करें खुद के अंदर ये अद्भुत दिव्य शक्ति। सुरक्षा का ये भाव आज महसूस करें। वही जीवन, वही रिश्ते, वही परिस्थितियां, वही लोग, और आप पूरी तरह से संतुलित महसूस करें खुद को आज पूरी तरह से सुरक्षित। और आज गहराई से खुद से जुड़ते हुए खुद से कहीं आज मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। आई एम कंप्लीटली सेफ एंड प्रोटेक्टेड। ईश्वर की ये दिव्य ऊर्जा हर समय मेरी रक्षा कर रही है। मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। महसूस करें आज खुद में पूर्णता का ये भाव। आई एम ग्राउंडेड, आई एम सेफ। धीरे धीरे महसूस करें रीढ़ की हड्डी से ये दिव्य ऊर्जा एक छोटे से पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। आज इस दिव्य ऊर्जा पर केंद्रित करते हुए देखिए धीरे धीरे ये ऊर्जा ऊपर उठती जा रही है। महसूस करें इस दिव्य ऊर्जा को। धीरे धीरे आपके पेट से, छाती से, आपके गले से ऊपर उठती हुई महसूस करें आज खुद में ये सुंदर परिवर्तन, ये शांत स्वभाव, शांत मन, प्रसन्न चित्त, आत्मविश्वास से भरे आज खुद को देखें। जीवन के आज सभी बंधन पूरी तरह से खुल चुके हैं। आज बाह्य व अंतः जगत पूर्ण रूप से संतुलित है। मेरी सोच, मेरे कर्म पूरी तरह से सकारात्मक है। मैं जो अंदर सोचती हूँ वही बाहर करती हूँ। ना कोई दिखावा, ना कोई छल, ना कोई कपट। मैं अंदर से